ITV नेटवर्क के सौर सम्मान समारोह कार्यक्रम में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे और उन्होंने सम्मानित किया। हमारे बीच इस समय FTF चीफ और उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ साहब हैं। एक बार जोरदार इनके लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि यूपी के जो सबसे बड़े सुपर कॉप है वो इन्हीं को कहा जाता है। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप अपराध, अपराधी, बीहड़ सबका सफाया कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती? एक पुलिसकर्मी के लिए उत्तर प्रदेश में आना और यहाँ के अपराध के विस्तार को समझना भी एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह के अपराध उत्तर प्रदेश ने देखे हैं, हर प्रकार के इज्म, टेररिज्म, नक्सलिज्म, एक्सट्रीम कम्युनिस्ट एक्टिविटीज, सोशल फ्रिक्शन, कम्युनल फ्रिक्शन, किसी भी चीज़ से ये प्रदेश मुक्त नहीं रहा है। जिस प्रकार के भी अपराध आप दुनिया भर में देखे होंगे, दुनिया भर में सुना होगा, हर प्रकार का अपराध यहाँ रहा है। तो इतने विविध प्रकार के अपराधों को डील करना, सबसे पहले उनको समझना, उसके पीछे जो नेटवर्क है उसको समझना, ये स्वयं में एक चुनौती है। और उसके बाद फिर उसको उखाड़ करके फेंकना, और उसमें भी एक एक को चुन करके उस पूरे सिस्टम को उखाड़ना एक बहुत ही बड़े टीम वर्क, बहुत ही अच्छे प्लानिंग के साथ ही संभव है। और उसमें काफ़ी कुछ सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस ने अर्जित की है, और उसके लिए ये पुलिस और पूरा सिस्टम जो है वो बधाई का पात्र है। सबसे बड़ा योगदान सर यूपी पुलिस का जीरो टॉलरेंस क्राइम पर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब 2017 में आए थे तो सबसे पहले उनका यही था कि जीरो टॉलरेंस क्राइम और करप्शन पर। फिर उत्तर प्रदेश में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, तो कई बार ऐसा मौका आपके सामने आया होगा जब ये लगा होगा कि आज बच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कोई वाकया बताइए ITV नेटवर्क के दर्शकों को कि लगा होगा कि अब आज निकल के नहीं जा पाएंगे। ऐसा तो कभी नहीं लगा कि आज निकल के नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे मौके आए कि जब काफ़ी कम्युनली सच्चाज भीड़ से घिर गए हों, अपने पास सिर्फ एक वेपन हो और साथ में एक दो ही कर्मी हो, लेकिन एक हमेशा एक आत्मविश्वास रहता था कि जो भी परिस्थितियां हैं उससे डील किया जा सकता है। इस प्रकार की घटनाएं भी हुई कि जंगलों में भीषण फायरिंग हुई, लेकिन जो टीम थी वो इतनी मजबूत थी और आपस में इतनी वेल लिंक्ड थी, इतनी मोटिवेटेड थी कि उसमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमें पीछे हटना पड़ेगा या कैजुअल्टी हो जाएगी। समस्या आई, कैजुअल्टीज़ हुई, लेकिन कभी भी हम लोगों ने मन से हार नहीं माना। अमिताभ जी, एक महत्वपूर्ण तस्वीर जो कि बहराइच दंगे की, जो कि सुपर कॉप जो हैं, जिस तरह से हथियार लेकर मैदान में उतरना पड़ा, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने जब नेतृत्व संभाला उस समय उत्तर प्रदेश में 78 गैंग जो है यहाँ पर काम कर रहे थे, अब गैंग या तो सफाया हो चुका है, उनके लीडर हैं, उनके आका हैं, या वो जेल के अंदर हैं, या जो है उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं? आप कितनी बड़ी चुनौती, खासतौर पे जो बहराइच दंगे की आपको मैदान में उतरना पड़ा, उसमें आपका वीडियो वायरल हुआ था हाथ में पिस्टल लेके। बहराइच में परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि मैं एक उच्च अधिकारी की तरह वहां समीक्षा करने के लिए गया था, लेकिन अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो गई कि वाहन से उतर के और हमारे साथ जो भी पुलिसकर्मी थे उनके साथ एक भारी भीड़ को चेज़ करना पड़ा। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो मैंने देखा था कि कुछ वाहन जलाए जा रहे हैं और काफ़ी लोग आसपास जमा हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये सिचुएशन यहाँ बिगड़ने वाली है और तत्काल उसके लिए एक्शन लिया गया। ये ऐसी परिस्थितियाँ पुलिसकर्मियों के सामने अक्सर आती हैं और इसमें कोई भी नई बात नहीं थी। सिर्फ इतना था कि कुछ ऐसे मोमेंट्स के कुछ लोगों ने वीडियो बना लिए और वो वीडियो वायरल हो गया। अन्यथा इस प्रकार की परिस्थितियाँ एक पुलिसकर्मी के लाइफ में आती रहती हैं।
लेकिन अमिताभ जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो गैंग जिसका जिक्र मैंने किया कि यहाँ पर जब आपने कार्यभार संभाला था, वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती और किस तरह से उसको कार्यरूप दिया? क्योंकि आपको, आपके बारे में कहा जाता है कि ऐसी सुपर कॉप नहीं है, आप जो हैं, जो क्राइम करने वाले लोग हैं उसमें भी आप सेंधमारी आपकी रहती है, आपकी पूरी सूचना जो है तंत्र इस तरह की। इसीलिए मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि सुपर कॉप नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो भी काम होता है वो एक अच्छा टीम वर्क है। अगर सूचना तंत्र विकसित हुआ तो इसका मतलब है कि काफ़ी सारे लोगों ने उसमें अपने अपने तरीके से अपराधी गैंग्स को पेनिट्रेट किया, सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक अथवा फिजिकल सर्वेलेंस के माध्यम से सूचना इकट्ठा की, और तभी नेतृत्व के पास इतनी सूचनाएं आ पाती हैं कि वो एक्शन ले पाए। लेकिन अमिताभ जी, आपके क्योंकि इतना कार्यकाल रहा है, आपको लेकर सवाल भी आपके जो विपक्षी दल द्वारा खड़ा किया जाता है, लेकिन आप ऐसा कौन सा वाकया है जिसको आप मानते हैं कि ये सबसे बड़े आपके लिए कठिन समय था वैसे गिरोह से निपटना? कुछ ऐसे समय थे जब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस, या जिस एसटीएफ को मैं पहले लीड करता था एज एसएसपी, वो पूरी तरह तैयार नहीं थी उस प्रकार के युद्ध के लिए। जैसे बुंदेलखंड में एक समय था जब पूरी तरह से डकैतों का राज था, पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पे, सोशल सिस्टम पर उन्हीं का राज चलता था, पॉलिटिकल सिस्टम भी उन्होंने लगभग कब्जे में ले रखा था। ऐसे में छोटे टीम्स को लेकर के, आर्केइक वेपन्स लेकर के और आर्केइक सर्वेलेंस सिस्टम को लेकर के उनसे लड़ना थोड़ा कठिन अवश्य था, लेकिन जज्बा एक ऐसी चीज़ है जो हर कठिनाई को दूर कर देती है। तो जो टीम मेरे साथ थी उसका जज्बा अनमैच था। मैं तो ये क्लेम करता हूँ अपने सभी पुलिस पियर्स के बीच में भी कि जिस प्रकार की टीम्स को मैंने लीड किया है उस तरह की टीम्स पूरे देश में किसी के पास नहीं, किसी पुलिस अधिकारी के पास नहीं है। और ये भी बात मुझे एक प्राइड देती है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, एक विश्वास देती है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर। जिस प्रकार की ये फोर्स है, ये अनमैच्ड है। कठिन परिस्थितियों में ये और भी बेहतर बन के उभरती है। सर, जब से एफटीएफ में आप आए और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए, इनकाउंटर पर सवाल भी हुए, लेकिन एक माहौल बदला। अब उत्तर प्रदेश के अपराधी कहते हैं साहब जेल से नहीं बेल से डर लगता है। अगर बेल पे बाहर आ गए और कुछ करेंगे तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमारी पुलिस हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगी और गोली का जवाब गोली से देगी। 2017 के पहले क्या आपको वो फ्रीडम थी कि आप सीधे जो अभी कर रहे हैं वो तब कर पाते थे, या पॉलिटिकल सिस्टम ज्यादा हावी था, या अभी आपको पूरा फ्री हैंड है? अभी की परिस्थितियों के बारे में मैं आपको कमेंट दे सकता हूँ। जो चीज़ें बदली हैं, सबसे पहले तो पुलिस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है, चाहे पुलिस की हाउसिंग हो, पुलिस के नंबर्स हो, रिक्रूटमेंट हो, उसके बिल्कुल पारदर्शी रिक्रूटमेंट किए गए। उसके बाद फिर ट्रेनिंग पर बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ, मॉडर्नाइजेशन पर बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ, कम्युनिकेशन, पुलिस की कम्युनिकेशन को सुधार के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ, मोबिलिटी बढ़ाई गई, लोगों की शिकायतों को तुरंत सुनने के लिए, यानी अगर कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी की रिस्पांस चाहता है तो उसके लिए आज के समय में आपको बता सकता हूं कि यूपी 112 का रिस्पांस टाइम 7 मिनट है। और इन सभी सुविधाओं के साथ एक और चीज़ जो हुई कि स्ट्रैटेजी का विकास किया गया। किसी भी युद्ध में अगर स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होगी तो हार निश्चित है। सर, ये भी कहा जाता है अगर सेनापति अच्छा है तो कई बार सामने वाला विपक्ष अपने आप हार मान लेता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वो चाहे राणा गैंग हो, चाहे भाटी गैंग हो, सबसे ज़्यादा अपराधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो वो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। पूर्वांचल में वो मुख्तार हो, अतीक हो, सुंदर भाटी हो और आदित्य राणा गैंग हो, उनको साफ करने में, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर घुसे हुए थे, उनको जो है अपराध से खत्म करने के लिए कितनी चुनौती आप मानते हैं? और जो आप टीम वर्क कह रहे हैं कि टीम हमारे पास ऐसी है
जो इंडिया की बेस्ट टीम है, और उस टीम के भरोसे जो आपने किया, उसके बारे में कुछ बताइए कि जो सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ अभी जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, तो झांसी का जो इनकाउंटर था वो सबसे ज़्यादा चर्चा में था। तो कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि बाद में उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच होती है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं सर। जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, उमेश पाल जी एक महत्वपूर्ण घटना में एक बड़े माफिया के विरुद्ध गवाह थे और उनको पुलिस ने सिक्योरिटी भी दे रखी थी। उनकी जान को खतरा था, इस बात का आभास पुलिस को था। 2 ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ पुलिसमैन उनकी सुरक्षा करते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने घर के आसपास सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखे थे, उन्हें भी आभास था और उन्होंने अपनी सुरक्षा का भी पूरा इंतज़ाम कर रखा था। ऐसे व्यक्ति का दिन दहाड़े मर्डर होना, वो भी बिल्कुल इम्प्यूनिटी के साथ, इसका मैसेज समाज में यह गया कि कोई भी व्यक्ति किसी माफिया के खिलाफ गवाही नहीं देगा। जो सीसीटीवी फुटेजेस पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रसारित हुए, इससे पूरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता अगर इसका रिस्पांस यूपी पुलिस सही समय पर नहीं देती। और इसी कारण से ये उन चंद ऑपरेशंस में था जिसमें यूपी एसटीएफ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यानी हर टीम, हर पर्सनल, हर वाहन इसी कार्य में लगा था कि किसी प्रकार से इस अन्य अपराधियों को ढूंढा जाए। और कुछ छोटी मोटी सफलताएं मिली। एक बड़ी सफलता 48 दिन के लगातार कंट्री वाइड सर्च के बाद मिली, और जब झांसी में 2 मेन शूटर्स मारे गए। और ये बड़ी सफलता इसलिए थी क्योंकि अगर ये सफलता नहीं मिलती तो लोगों का कानून से विश्वास ही उठ जाता। सर, इसी तरह के इनकाउंटर्स पे कई सारे आपने किए, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें भी कहा गया कि अमिताभ जी को जरूर जानकारी होगी, वो चाहे जीवा का कांड रहा हो या कोई बड़ा अपराधी जब मारे गए, गैंगवार में मारे गए। गैंगवार को खत्म करने के लिए सर आपने क्या प्लान बनाया, क्योंकि यूपी में अब कोई गैंगवार नहीं होती। ये गैंग्स अपने अपने टर्फ के लिए लड़ते रहे हैं, चाहे वो रेलवे के ठेके हों, पीडब्ल्यूडी के ठेके हों, इस प्रकार के बहुत सारे सरकारी विकास कार्य हों, प्राइवेट कंपनीज द्वारा काम किया जा रहा हो। तो अब वो परिस्थितियां ही नहीं रही जिसमें ये युद्ध कर सकें आपस में। सबसे पहले तो इनकी स्वयं की कैपेसिटी को समाप्त किया गया, और अगर ये कोई अपराध करते हैं तो उसके अपराध के माकूल जवाब देने के लिए तंत्र विकसित हुआ। तो अब ये ज़बरदस्ती ठेकों को हथिया नहीं सकते, और इसलिए वो उन ठेकों के लिए लड़ते नहीं हैं। इनकी कई बड़े गैंग्स का वजूद समाप्त हो गया। जो छोटे उनके मेंबर्स बचे हैं वो यूपी छोड़कर भाग गए। कुछ गैंग लीडर्स जेल में हैं और अपनी किए की सज़ा भुगत रहे हैं। इसलिए ये कारण है। और उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हमने तय कर दिया कौन यहाँ रहेगा और कौन यमराज क्या रहेगा। उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो अमिताभ जी का है। नहीं, ये फिर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो रोल है वो टीम वर्क का है। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। जो टीम पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस मिल कर के कार्य कर रही है, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर, कोई बीट की ड्यूटी दे रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कोई गांव में इलेक्शन के लिए किसी की ड्यूटी लगी है, किसी की कुंभ के लिए ड्यूटी लगी है। आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियां होती हैं। इस समय नदी के किनारे जो व्यक्ति खड़ा होकर के अपना कार्य कर रहा होगा, भीषण ठंड होगी, लेकिन उसके बावजूद वो अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। सर, आपकी टीम के कई सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने बीहड़ में सफाई करने के लिए कई महीने, सालों जो चावल की रोटी और गुड़ खाया है। एक सवाल जो है ये महत्वपूर्ण है। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पर, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अमिताभ यश हैं, तो उनसे जरूर सवाल पूछिएगा कि आप जो हैं 2-3 घंटे सोते हैं। मैं भी यहाँ पर देख रहा था तो आप कुछ सोच रहे थे, कुछ मैसेज कर रहे थे। आखिर ये प्रेरणा किस तरह से, कहाँ से मिलता है? और ये 2-3 घंटा ही सोते हैं, क्या है? यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ा जो मुखबिर तंत्र है वो अमिताभ यश जी के पास है। ये क्योंकि ये सोशल मीडिया पर मेरे से पूछा गया है कि आपसे जरूर पूछने के लिए। नहीं, नींद की समस्या तो पुलिस में हमेशा होती है, क्योंकि ये
रात में भी एक्टिविटी है, अर्ली मॉर्निंग फिर से पूरे प्रदेश भर की एक्टिविटी चालू हो जाती है। तो ये समस्या तो होती है। ये पुलिस कर्मियों के लिए स्लीप डिप्राइव्ड होना कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक इंटेलिजेंस नेटवर्क का सवाल है, यूपी पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐसा तो होना ही चाहिए कि हर अपराधी उससे खौफ खाए। जो आप कहते हैं कि ऐसे जनरल्स होने चाहिए जिनके सामने शत्रु स्वयं परास्त हो जाए, युद्ध की नौबत ही ना आए। तो ये इंटेलिजेंस नेटवर्क होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शत्रु को भी मालूम होता है कि उसके बारे में जानकारी हमारे पास है। पुलिस की टैक्टिक्स में स्वॉट एनालिसिस का कंसेप्ट है कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों क्या है, ओपोनेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये चारों चीज़ जब हम जानेंगे तभी हम युद्ध को जीत सकते हैं। तो हमारे लिए भी ये सही है, और ये इसलिए इंटेलिजेंस नेटवर्क का बहुत ही सुदृढ़ होना एक अच्छे पुलिसिंग के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अमिताभ जी, प्रेरणा कहाँ से मिलता है? क्योंकि अमिताभ जी, मैं इसलिए, क्योंकि मैं लगातार आपको वॉच कर रहा था, क्योंकि इसमें तो आपको लगातार मैं देख रहा था, कुछ मैसेज भी, कभी फ़ोन भी कर रहे थे। और कहा जाता है कि अमिताभ यस अगर जिस शहर में जाते हैं तो अपराधी जो हैं निकल जाते हैं पहले ही वहाँ से। देखते कहीं और है, सोचते कहीं और है, निशाना कहीं और होता है। तो सामने बैठा आदमी भी नहीं जान पाता कि अमिताभ जी क्या सोच रहे हैं। कई बार हम लोग भी चकमा खा जाते हैं। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर देना तो बड़ा मुश्किल है कि अपराधी क्या सोच रहा है, लेकिन अगर पुलिसिंग को सही तरीके से विकसित किया जाए तो ये मैसेज अपराधियों तक पहुंच जाता है। उनको ये बात समझ में आ जाती है कि अपराध विल नॉट पे बैक, और जब अपराध से कोई लाभ नहीं होगा तो अपराधी अपराध नहीं करेगा। मैं जो उन अपराधों की बात नहीं कर रहा जो अचानक हो जाते हैं, परिवार में झगड़े हो जाते हैं, उससे कारण समस्याएं हो जाती हैं, मौतें हो जाती हैं, लेकिन प्रोफेशनल अपराधी अपराध नहीं करेंगे। एक अमिताभ जी पंजाब के आला अधिकारी हैं, जब उनसे बातचीत हो रही थी तो इंटर स्टेट टेरर लिंक्स का था, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि किसी के पास जानकारी हो ना हो, अमिताभ यस के पास जरूर जानकारी होगी, और उसका आप साफ दिखाई दिया पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों को मारा आपने और पंजाब पुलिस ने। नहीं, क्या वो जानना चाहते हैं सर? वो पब्लिक भी जानना चाहती है, क्योंकि देश से जुड़ा मुद्दा है। विदेश से बैठ के उनको ऑपरेट कर रहे थे और आपने 3 आतंकियों को मार दिया। ये इसके लिए तो क्रेडिट पंजाब पुलिस को ज़्यादा जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस उनके द्वारा प्रोवाइड की गई थी। और यहाँ जो एक्शन हुआ इसके लिए यूपी पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इन 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। उनके पास से जो बरामदगी हुई वो आपको जानकारी है, 2 AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल्स मिले। ये सभी विदेशी वेपन्स थे। तो इसमें कोई शक नहीं था कि इनके जो मंसूबे थे, पहले तो ये घटना जो करके आए थे पंजाब में पुलिस चौकी पे इन्होंने बम फेंका था, और यहाँ भी ये कुछ करने ही आए थे। अमिताभ जी मैं क्रेडिट तो पंजाब पुलिस को जाता ही है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि इनके मरने पर सबसे पहला जो रिएक्शन आया वो अमेरिका से पन्नू का आया। इससे ही आप समझ सकते हैं कि इन आतंकवादियों का नेटवर्क क्या था और किसको दर्द हुआ यहाँ चोट लगी। तो पन्नू ने तो सर कुंभ में भी धमकी दी है, उसको लेकर सर क्या तैयारी है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सनातन का सबसे अनूठा संगम है, खुद मुख्यमंत्री जी भी बोल के गए हमारे मंच पे। तो उसको लेकर कितना तैयार है? क्योंकि वो बार बार वो कह रहे हैं कि हम कुंभ में आएंगे, हम डेट दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुंभ में आतंकवादी धमकियाँ पहले भी मिली हैं, और इस बार भी हमारी तैयारी पूरी है कि हम हर प्रकार की समस्याओं को ओवरकम कर सकें, चाहे वो किसी प्रकार की ट्रेजेडी हो, मैन मेड या नेचुरल, अथवा कोई किसी प्रकार की भी अटैक हो कुंभ पर। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है और उम्मीद है कि हम सब सफल होंगे इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजन करने में। सर चूंकि कुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन है, उनकी पन्नू की धमकी के बाद आप भी गए, डीजीपी भी गए, कुंभ में पूरी एक आपने बैठक की। कुंभ में आपने एक एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रखा है जो जल पे भी है, थल पे भी है, और जो है सब जगह है, चारों दिशाओं में आपने लगा रखा। क्या सिस्टम है? कुछ बताएंगे कि कैसे पूरे कुंभ को आप एक जगह से बैठकर देख रहे हैं और कोई वहां चिड़िया पर भी नहीं मार सकती? नहीं, चिड़िया तो पर मारती है। पूरे गंगा पर एक विहंगम दृश्य होता है, वहाँ काफ़ी सारे
एवियन स्पीसीज वहाँ हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस किए गए हैं। जैसे आपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स के बारे में कहा, उसी प्रकार से हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सीसीटीवी कैमराज हैं उसके पीछे एक एआई सिस्टम भी काम कर रहा है। किसी भी इंसिडेंट को डिटेक्ट करने के लिए अथवा फायर तक को डिटेक्ट करने के लिए एआई अलर्ट्स हैं, यानी कैमराज अगर कहीं स्मोक देखते हैं तो तत्काल फायर के लिए अलर्ट जारी करेंगे। और फायर डिपार्टमेंट की भी पूरी तैयारी है कि उसके लिए वो रिएक्ट कर सके। इसके अलावा हमारी अपनी एटीएस, यहाँ तक कि एनएसजी सेंट्रल फोर्सेस वहाँ लगाए गए हैं जो वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आसमान में भी एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो कोशिश करेगा कोई भी रोग ड्रोन या अनअकाउंटेड ड्रोन उस इलाके में ना आए। जल पुलिस को लगाया गया है, काफ़ी वेल इक्विप किया गया है जल पुलिस को, ताकि पूरे रिवर फ्रंट को वो गार्ड कर सकें, उधर से कोई समस्या ना हो। हमारे एडिटर इन चीफ राणा जसवंत सर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। ये महाकुंभ आपका बहुत बड़ा आयोजन है। अभी मुख्यमंत्री जी कह के गए कि दुनिया में तीसरा बड़ा देश है अगर वो 40 करोड़ की जमावड़ी को देख लें तो। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन पुलिस महकमे और पुलिस अधिकारियों के लिए अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो तो कितना आसान हो जाता है अपना काम करना, और ना की स्थितियाँ होती हैं तो कितना मुश्किल हो जाता है। जब देखिए, पुलिसिंग जो है पूरी तरह से जज्बे का काम है। कुछ सरकारी कार्य ऐसे होते हैं जब फाइल आपके सामने आती है और आप फाइल पे कमेंट लिखते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ कोई फाइल नहीं आती। यहाँ स्वयं आपको अपराधी के बारे में जानकारी करना, परिस्थितियों के बारे में जानकारी करना, उनके तंत्र में घुसना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनसे दुश्मनी लेना, क्योंकि अपराधी व्यक्तिगत दुश्मनी लेते हैं, ये सब झेलना पड़ता है। तो ये पूरी तरह से जज्बे का काम है और जज्बा ही पुलिसिंग में प्रेरित करता है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस हो। इसमें जज्बा बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि आपका ये जो शौर्य सम्मान है ये उस जज्बे को बनाए रखने में, समाज में उस जज्बे जोरदार ताली सर के लिए मदद करता है। तो सर एक आखिरी सवाल, आपके प्रश्न का सिंगल वर्ड का आंसर है जज्बा। जज्बा। सर एक आखिरी सवाल, आप एफटीएफ चीफ भी हैं और आपके पास उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं। अपराधी कहता कि पहले तो सिर्फ एफटीएफ था, अब तो पूरी पुलिस उनके पास है। डबल जो डर है और डबल जो अपराधी है वो कहता है नहीं अमिताभ ऐसा है, दोनों काम है, जो जिला पुलिस भी और एफटीएफ भी, अब तो हम बच नहीं पाएंगे। यूपी पुलिस हमेशा अपराधियों पर हावी रही है। जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पुलिस को चैलेंज कर दिया अपराधी ने और बच गया। यूपी पुलिस की क्षमताएं जो है वो अतुलनीय है। वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्सेज इन द कंट्री, और संभवतः दुनिया में भी बेस्ट पुलिस फोर्सेज हैं। तो इसलिए जो कमियां हैं उसको हम लोग लगातार दूर करने की कोशिश करते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करते हैं। अब तो दुनिया ही टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गई है, ज्ञान पर आधारित हो गई है। वही कल्चर अब हम पुलिस में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम और बेहतर पुलिस फोर्सेस डेवलप कर पाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के सम्मान कार्यक्रम में आने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, अजीत जी, आपने इस सेशन को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बीच अमिताभ सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप कुछ देर मंच पर रुके, और इस बीच में मंच पर बुलाना चाहूंगा एसबी सिंह जो कि डायरेक्टर हैं इंदिरा गैस एंड पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड के। सर प्लीज मंच पर आइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम। और इंदिरा गैस एंड पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड ने एक सराहनीय कदम उठाया है और जो शहीद परिवार हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का काम इंदिरा गैस एंड पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। उसके डायरेक्टर एसबी सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर मैं कुछ परिवारों को मंच पर बुलाना चाहूंगा। शहीद राजेश यादव के परिवार से अगर कोई यहाँ पर मौजूद है तो कृपा करके आप अमिताभ जी, मैं चाहूंगा कि आप भी मंच
अमिताभ जी, मैं चाहूँगा आप ही मंच पे बने रहें जी। साथ ही साथ शहीद कुंवर सिंह चौधरी के परिवार से कोई यहाँ मौजूद है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपा करके आप मंच पर पधारें। और इंदिरा गैस एंड पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन राशि जो है वो शहीद परिवारों को दी जा रही है। शहीद रंजीत सिंह जी, इनके परिवार से जो कोई मौजूद है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप मंच पर आएं। बहुत ही नेक कदम है जो इंदिरा गैस जो है उठा रहा है, एसबी सिंह जी जो है उठा रहे हैं। अब हम मंच पे बुलाना चाहेंगे शहीद राजा सिंह जी के परिवार को। शहीद राजा सिंह जी के परिवार से जो कोई भी है कृपा करके वो मंच पर पधारें। एक सराहनीय पहल है ये, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। एक सराहनीय पहल इंदिरा गैस एंड पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन राशि जो है वो इंदिरा गैस एंड पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एसबी सिंह के द्वारा दी जा रही। साथ ही साथ यहाँ पर एसटीएफ चीफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सर भी मौजूद हैं। तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। एक सराहनीय पहल है ये शौर्य सम्मान 2025 का हिस्सा। जिस तरीके से आईटीवी नेटवर्क इंडिया न्यूज परिवार जो है शहीदों को नमन कर रहा है, उनके परिवारों को नमन कर रहा है, उनकी शौर्य गाथा को नमन कर रहा है, जो उनकी शौर्य गाथा है, जो उनका सर्वोच्च बलिदान रहा देश के लिए, उसे नमन कर रहा है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ सर, साथ ही साथ एसबी सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये सराहनीय पहल की। एक नेक कदम आपने आगे बढ़ाया और उन परिवारों को आपने याद किया। इसने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, अपने को खोया, अपनों को खोया देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। अमिताभ जी, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती समय निकाला, हमारे शौर्य सम्मान मंच की आपने शोभा बढ़ाई।